हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में स्टडी करेंगे। जो सबसे पहला प्रॉपर्टी हमें स्टडी करना है वो है इलास्टिसिटी। ओके, इलास्टिसिटी। अगर हमारे पास कोई भी सॉलिड है, ठीक है, सपोज करते ये एक सॉलिड है और एक हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जैसे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, अगर सॉलिड में चेंजेस आ रहे हैं, अगर सॉलिड का कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है या फिर सॉलिड का डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, तो इस फोर्स को हम बोलेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये कैसा फोर्स है? एक्सटर्नल फोर्स है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स। फिर से, जैसे हमारे पास सॉलिड है और हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, तो बॉडी में डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुई, और आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अगर बॉडी अपना ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेती है, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अगर बॉडी अपना ओरिजिनल शेप या कन्फिग्रेशन को रिगेन कर लेती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। ठीक है, सो इलास्टिसिटी क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन जस्ट आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, और इस सॉलिड को हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स क्या होती है? जिस फोर्स के वजह से डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, उस फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। So elasticity क्या? It is the property of a body to regain its original configuration just after removal of deforming force. और वो जो सॉलिड है उसको हम लोग बोलते हैं इलास्टिक बॉडी। यहाँ पे डिफॉर्मिंग फोर्स क्या थी? जिस फोर्स के वजह से बॉडी में डिफॉर्मेशन स्टार्ट हो रहा है, उस फोर्स को हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। नेक्स्ट हमें पढ़ना है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। हम किस सॉलिड को हम बोल सकते हैं या फिर किस बॉडी को हम बोलेंगे कि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है? ओके, फिर से सॉलिड है हमारे पास, जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, बॉडी का डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ। जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, बॉडी का डिफॉर्मेशन स्टार्ट हुआ, मतलब बॉडी का कन्फिग्रेशन चेंज हो रहा है। और जैसे ही मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया, अगर बॉडी इमीडिएटली और कंप्लीटली अपना ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को रीगेन कर लेती है, इमीडिएटली एंड कंप्लीटली अगर अपना ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को रीगेन कर लेती है, तो उस टाइप के बॉडी को हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। अ बॉडी व्हिच रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन इमीडिएटली एंड कंप्लीटली आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, जैसे ही हमने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया, अगर बॉडी अपना ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को इमीडिएटली और कंप्लीटली रीगेन कर लेती है, इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। या फिर उस टाइप के सॉलिड को हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक सॉलिड या फिर परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। कुछ एग्जांपल, क्वार्ट्ज एंड फॉस्फर ब्रोंज, ये ऐसे एग्जांपल है जो इमीडिएटली अपना ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को रीगेन कर लेती है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। और ये क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रोंज को हम लोग परफेक्टली इलास्टिक नहीं बोलते, हम लोग उसको बोलते हैं नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक बॉडी कोई होती नहीं है। ठीक है, हम लोग नियरली परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में कंसिडर करते हैं, क्योंकि इससे अच्छा और मटेरियल है नहीं जो परफेक्टली इलास्टिक के कैटेगरी में डाल सके हम। ठीक है, नेक्स्ट इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट होती क्या है? ठीक है, समझते हैं। जैसे हमारे पास सॉलिड है, जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, बॉडी का शेप चेंज हुआ, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव कर दिया, इसको कितना टाइम लग रहा है ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को रीगेन करने के लिए, उस टाइम ड्यूरेशन को हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। फिर से एक बार, जैसे हमारे पास सॉलिड है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सॉलिड है, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, बॉडी का शेप चेंज हो रहा है, और जब हमने डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव किया, इसको कितना टाइम लग रहा है इसको ओरिजिनल कन्फिग्रेशन कंप्लीटली रीगेन करने के लिए। ये जो टाइम ड्यूरेशन है बिटवीन रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स एंड अटेनिंग ऑफ ओरिजिनल कन्फिग्रेशन ऑफ बॉडी, इसी टाइम ड्यूरेशन को हम बोलते हैं इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है? डिले इन रिटर्निंग टू द ओरिजिनल स्टेट बाय एन इलास्टिक बॉडी आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल लोड इज कॉल्ड इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट। ठीक है, तो जो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है उसके लिए तो इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट मिनिमम होगी। इसका मतलब ये है कि क्वार्ट्ज और फॉस्फर ब्रोंज के लिए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट मिनिमम होगी। और मैक्सिमम के लिए कुछ एग्जांपल बताया जाए तो कौन सा होगा? तो ग्लास फाइबर को काफ़ी टाइम लगता है आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, उसको काफ़ी टाइम लगता है उसको ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को रीगेन करने के लिए। ठीक है, ये दो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, एक तो ग्लास फाइबर हो गया और एक क्वार्ट्ज एंड फॉस्फर ब्रोंज। अगर आपसे पूछा जाए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट मिनिमम किसके लिए है,
तो आपको एग्जाम्पल में आपको ये याद रखना है, क्वार्ट्स एंड फॉस्फोर ब्रोंज। और मैक्सिमम किसके लिए है, किस मटेरियल के लिए, तो ग्लास फाइबर। ग्लास फाइबर के लिए इलास्टिक आफ्टर इफेक्ट मैक्सिमम होती है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमें मैकेनिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है वो है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी काफ़ी सिंपल है, समझते हैं एक बार फिर से। अगर हमारे पास अगर हमारे पास कोई एक सॉलिड है, ठीक है, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, बॉडी का शेप चेंज हो गया, और आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स अगर बॉडी अपना ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को रीगेन नहीं कर पाती है, मतलब बॉडी परमानेंटली डिफॉर्म हो जाती है, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। फिर से, अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, बॉडी का शेप चेंज हो गया, और आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी अपना ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर पा रही है, तो इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी, ठीक है। सो द प्लास्टिसिटी क्या है, द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन। It does not regain its original configuration even after removal of deforming force, even after removal of external force या फिर deforming force। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं प्लास्टिसिटी। इसका एग्जाम्पल है, कुछ एग्जाम्पल, पुट्टी, मड एंड पैराफिन वैक्स। अगर हमारे पास कोई पुट्टी है, ठीक है, उस पर अगर हमने थोड़ा सा भी डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो उसका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है। और जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स रिमूव करते हैं तो वो अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाती है, ठीक है। तो इसलिए पुट्टी किसका एग्जाम्पल है, प्लास्टिसिटी का। मड, पैराफिन वैक्स, ये सारे एग्जाम्पल है प्लास्टिसिटी के, ओके। एक टर्म है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। अब हम किसको परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर सॉलिड है, हमने बहुत थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया, बिल्कुल थोड़ा सा, थोड़े से फोर्स अप्लाई करने से भी उसका शेप चेंज हो गया, एकदम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा फोर्स अप्लाई किया और बॉडी का शेप चेंज हो गया। और जैसे हमने वो थोड़ा सा भी फोर्स अगर हमने रिमूव किया, ऑलरेडी इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड काफ़ी कम है, लेकिन फिर भी बॉडी अपना ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को रीगेन नहीं कर पाती है, तो इस बॉडी को हम क्या बोलेंगे, परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी, ठीक है। अ बॉडी विच डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन, अ बॉडी विच डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल कन्फिग्रेशन एट ऑल ऑन द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, हाउसोएवर द स्मॉल डिफॉर्मिंग फोर्स में भी, ठीक है। इस टाइप की बॉडी को हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। बस इतना याद रखना है कि परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या होती है, हम बिल्कुल थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करते हैं, उस थोड़े से फोर्स की वजह से भी बॉडी में डिफॉर्मेशन हो रही है, लेकिन उस थोड़ा सा जो फोर्स अप्लाई किया था उसको रिमूव करने के बाद भी बॉडी अपना ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को रीगेन नहीं कर पाती है, तो इस टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। सेम एग्जाम्पल, पुट्टी, मड, पैराफिन वैक्स, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें समझना है कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी होती क्यों है, ठीक है। इसको मैं काफ़ी सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, जिसको आप एग्जाम में लिख सकते हैं आराम से, ठीक है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। इलास्टिसिटी को अगर समझना है तो हमें सॉलिड को समझना होगा, ठीक है। अगर सॉलिड को देखें तो सॉलिड बनता किससे, एटम से बनती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सॉलिड है, ये बहुत सारे एटम से बनी हुई है, ठीक है। ये ब्लैक वाले सारे क्या है, एटम से, ये ब्लैक वाले सारे क्या है, एटम से, ठीक है। ये एटम्स अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे, ठीक है। एटम्स और एटम्स के बीच में क्या है, इंटर एटॉमिक फोर्स है, ठीक है। जब एटम्स अपने इक्विलिब्रियम स्टेट पे है उस टाइम इंटर एटॉमिक फोर्स मैक्सिमम होती है। आपको याद रखना है कि जब भी सॉलिड के ऊपर में कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है तो उसके अंदर के जो एटम्स है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे, ठीक है, या फिर स्टेबल पोजीशन पे। उस केस में जो इंटर एटॉमिक फोर्स होती है वो मैक्सिमम होती है। अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करके अगर एटम्स को डिस्प्लेस करें, ठीक है, मतलब एटम्स अपने इक्विलिब्रियम स्टेट से मूव हो रहा है, उस केस में इंटर एटॉमिक फोर्स भी डिस्टर्ब होगी। और जैसे ही इंटर एटॉमिक फोर्स डिस्टर्ब होगी एक रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। उस रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से एटम्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, मतलब जो सॉलिड थी वो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी दिखाना शुरू करेगी, ठीक है। फिर से समझते इसको सिंपल से, देखिए मैंने क्या बताया, अगर इलास्टिसिटी समझना है तो हमें सॉलिड को समझना होगा, सॉलिड के स्ट्रक्चर को समझना होगा, बना किससे है, एटम से है। एटम्स अपने फिक्स्ड या इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है जब तक कि हम कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे,
ठीक है। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तो ये एटम्स अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे एटम्स और एटम्स के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्स होती है, ठीक है। ये जो इंटर एटॉमिक फोर्स होती है ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे मैक्सिमम होती है। जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे ही हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो एटम्स अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस होगी, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ एटम्स होगा। और जब भी एटम्स का डिस्प्लेसमेंट होगा इंटर एटॉमिक फोर्स डिस्टर्ब होगी, ठीक है। इंटर एटॉमिक फोर्स डिस्टर्ब होगी, और जब भी इंटर एटॉमिक फोर्स डिस्टर्ब होती है तो एक इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है। इस इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स के वजह से एटम्स अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाता है फिर, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये आपको समझना है कि जब भी हम एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करेंगे तो सॉलिड के अंदर में एटम्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। एटम्स के डिस्प्लेसमेंट होने से ठीक है, इंटर एटॉमिक फोर्स डिस्टर्ब होगी, और जब इंटर एटॉमिक फोर्स डिस्टर्ब होगी तो इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है, और उस इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से एटम्स वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं, मतलब सॉलिड अपना ओरिजिनल शेप रीगेन कर लेती है, ठीक है। मतलब सॉलिड अपना ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को रीगेन कर लेती है, और इसी के वजह से, इसी नेचर को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी का बेसिक कॉज क्या है? इलास्टिसिटी क्यों होती है? क्योंकि इंटर एटॉमिक फोर्स की वजह से, ठीक है। इंटर एटॉमिक फोर्स जब भी डिस्टर्ब होगा, आपको याद रखना है कि इंटर एटॉमिक फोर्स जब भी डिस्टर्ब होगा तो एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी, और इस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एटम्स अपने ओरिजिनल पोजीशन को रीगेन कर लेगी, मतलब सॉलिड अपना ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को रीगेन कर लेगी, मतलब इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी दिखाएगी वो, ठीक है। एक चीज याद रखना है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होती है, वो हमेशा उल्टे डायरेक्शन होता है, उसका उल्टा डायरेक्शन होता है किसके कंपेयर में? डिफॉर्मिंग फोर्स के। अगर डिफॉर्मिंग फोर्स इस डायरेक्शन में तो रिस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अच्छा, अगर आपको ये भी याद रखना है कि डिफॉर्मिंग फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, तो बॉडी इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगी, और अगर डिफॉर्मिंग फोर्स ज़्यादा है एज कंपेयर टू रिस्टोरिंग फोर्स है तो प्लास्टिसिटी नेचर को एग्जिबिट करेगी, ठीक है। जब भी रिस्टोरिंग फोर्स डिफॉर्मिंग फोर्स के इक्वल होता है तो वहाँ पे इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी देखने को मिलता है, वो सॉलिड इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगी। और अगर रिस्टोरिंग फोर्स कम है एज कंपेयर टू डिफॉर्मिंग फोर्स है तो वहाँ पे प्लास्टिसिटी देखने को मिलेगा। आई होप ये टॉपिक क्लियर है आपको। एक्सक्यूज मी। ओके, ठीक है, एक बार फिर से जल्दी से रिवीजन करते हैं हम लोग, ठीक है। इलास्टिसिटी होता क्यों है? क्योंकि जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो ऑलमोस्ट इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाए? डिफॉर्मिंग फोर्स के बराबर हो जाए, ठीक है, तो इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी देखने को मिलेगा। प्लास्टिसिटी कब देखने को मिलेगा? जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स है वो कम है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है। क्यों? ऐसा होने से क्या होगा? बॉडी अपना ओरिजिनल कन्फिग्रेशन को रीगेन ही नहीं कर पाएगी, मतलब प्लास्टिसिटी नेचर को एग्जिबिट करेगी, ठीक है। एक टर्म हमें समझना है, स्ट्रेस होती क्या है, ठीक है। स्ट्रेस को समझने के लिए फिर से हम एटम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कोई सॉलिड है, ठीक है, तो सॉलिड किससे बना हुआ है? एटम से बना हुआ है, ठीक है। अगर उसका स्ट्रक्चर देखें हम, सॉलिड का अगर स्ट्रक्चर देखें तो सॉलिड के स्ट्रक्चर में क्या होता है? बहुत सारे एटम्स होते हैं, और ये एटम्स जो है ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, एटम्स सारे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, ठीक है। जब एटम्स अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, तो एटम्स और एटम्स के बीच में जो इंटर एटॉमिक फोर्स है ये मैक्सिमम होती है,
ये मैक्सिमम होती है। जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं सॉलिड के ऊपर में, ये सॉलिड है, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं, जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं तो सॉलिड के अंदर का एटम्स जो होता है, एटम्स का डिस्प्लेसमेंट होता है, एटम्स का डिस्प्लेसमेंट होता है। और जब एटम्स का डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, तो हमें पता है कि इंटर एटॉमिक फोर्स डिस्टर्ब होगी। और जब इंटर एटॉमिक फोर्स डिस्टर्ब होगी तो ड्यू टू इलास्टिसिटी, ड्यू टू इलास्टिसिटी, ड्यू टू इलास्टिसिटी इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगी। इंटरनल रिस्टोरिंग, इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है। और दिस इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम बोलते हैं स्ट्रेस। ये जो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो रही है पर यूनिट एरिया, इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। क्लियर है? फिर से एक बार देखते हैं। स्ट्रेस को समझना है तो हमें सॉलिड को समझना होगा। सॉलिड बना एटम से, एटम से बना हुआ है। सॉलिड के स्ट्रक्चर को देखें तो वहाँ पे बहुत सारे एटम्स होते हैं। एटम्स सारे अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होती है। उस केस में इंटर एटॉमिक फोर्स मैक्सिमम होती है। जैसे हमने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया, एटम्स का डिस्प्लेसमेंट हुआ, एटम्स के डिस्प्लेसमेंट से इंटर एटॉमिक फोर्स डिस्टर्ब हो जाती है और ड्यू टू इलास्टिसिटी एक इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होती है। एंड दैट इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम बोलते हैं स्ट्रेस। दैट इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को ही बोलते हैं हम स्ट्रेस। और आपको पता है कि इलास्टिसिटी अगर परफेक्टली इलास्टिक मटेरियल है तो उस केस में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों सेम हो जाएगा, दोनों सेम होता है। ठीक है, ठीक है। स्ट्रेस क्या है? तो इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम बोलते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं हम। यहाँ पे पहले मैं स्ट्रेस को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, स्ट्रेस क्या होती है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स, फोर्स पर यूनिट एरिया को, पर यूनिट एरिया को हम बोलते हैं स्ट्रेस। इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। अगर सॉलिड में कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुई है, फोर्स के वजह से कोई डिफॉर्मेशन नहीं हुई है, मतलब बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर चुकी है, मतलब कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है बॉडी में। अगर कोई प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं है, उस केस में हमें पता है कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और उस केस में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स इक्वल होती है। Internal restoring force is equals to external deforming force. External deforming force कब होती है? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स किस केस में होती है? इलास्टिक मटेरियल के केस में, इलास्टिक बॉडी या फिर इलास्टिक मटेरियल के केस में। तो उस केस में स्ट्रेस को हम क्या ले सकते हैं? स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की जगह हम चाहे तो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, या फिर सिंपल सा हम फोर्स लिख सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर बॉडी एक्चुअल में फोर्स का एक्चुअल में स्ट्रेस के लिए जो फॉर्मूला है उसका डेफिनेशन ये होता है कि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस। लेकिन इलास्टिक बॉडी के केस में, इलास्टिक मटेरियल के केस में, ड्यू टू इलास्टिसिटी बॉडी अपना ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रीगेन कर लेती है। और आपको पता है कि इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी की वजह से इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स सेम हो जाती है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं सिंपल में कि अगर हमारे पास कोई इलास्टिक बॉडी है तो उस केस के लिए हम इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स की जगह हम चाहे तो एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स और एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स सेम होती है। ठीक है, लेकिन अगर हमारे पास कोई प्लास्टिक बॉडी है तो उस केस में इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स काफ़ी कम होता है एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स है। तो स्ट्रेस के लिए हम उस केस में एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? इंटरनल रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया लेंगे प्लास्टिक बॉडी के लिए।
लेकिन इलास्टिक मटेरियल के लिए हम लिख सकते हैं एक्सटर्नल डिफॉर्मिंग फोर्स पर यूनिट एरिया या फिर सिंपली फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ओके, अगर यूनिट की बात करें, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। ऐसा यूनिट देखें, ऐसा यूनिट ऑफ स्ट्रेस, फोर्स का होता है यूनिट न्यूटन और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो ऐसा यूनिट है स्ट्रेस का। और आपको पता है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल भी लिखते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हम पास्कल बोलते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस का यूनिट क्या है, या तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोलिए या फिर पास्कल बोल सकते हैं आप, राइट। ओके, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस कितने टाइप के हैं? स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। जितने टाइप के फोर्स होंगे उतने टाइप के स्ट्रेस होंगे। फिर से बता रहा हूँ, स्ट्रेस का डेफिनेशन क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन हमें पता है कि फोर्स अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है। टेंजेंशियल होता है, कंप्रेसिव होता है, वॉल्यूमेट्रिक फोर्स भी होती है। पूरे सरफेस एरिया पे अगर फोर्स एक्ट करिए तो उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक फोर्स है, ठीक है। एक टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है। कहीं पे हम नॉर्मल फोर्स भी बोलते हैं। तो अलग अलग टाइप के फोर्स की वजह से अलग अलग टाइप के स्ट्रेस होते हैं। तो बेसिकली हम देखा जाए तो अगर स्ट्रेस को हम कैटेगराइज करें तो दो टाइप के अलग अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक शेयर स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस कब होती है, अगर फोर्स अगर नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब 90 डिग्री, फोर्स अगर 90 डिग्री पे एक्ट कर रही है किसी भी बॉडी पे अगर फोर्स 90 डिग्री में एक्ट कर रही है, अगर नॉर्मल फोर्स है तो नॉर्मल फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसको हम बोलेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। और शेयर फोर्स है, शेयर फोर्स या फिर टेंजेंशियल फोर्स, तो उसके वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसको हम बोलेंगे टेंजेंशियल या फिर शेयर स्ट्रेस। या फिर सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से मैं बताऊं तो स्ट्रेस को हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, एक होता है शेयर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस, और एक होता है वॉल्यूमेट्रिक या फिर बल्क स्ट्रेस, ठीक है। समझते हैं एक एक करके। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस देखा जाए तो कोई भी मटेरियल है तो उसका एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है, ठीक है। जैसे कि ये एक सॉलिड है तो इसका ये जो एक्सिस है इसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस। अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग अगर फोर्स एक्ट कर रही है तो उस फोर्स को हम बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल फोर्स, ठीक है। तो इसके दो अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। कैसा हो सकता है फोर्स, या तो फोर्स इस टाइप से हो सकता है, स्ट्रेचिंग फोर्स हो सकती है, या फिर कंप्रेसिव फोर्स हो सकती है, ठीक है। ये जो फोर्स है ये फोर्स है टेंजेंशियल, सॉरी, ये फोर्स को हम बोलते हैं टेंसाइल फोर्स, टेंसाइल फोर्स, और इसको हम बोलेंगे कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स। अगर मैं यहाँ पे टेंसाइल फोर्स अपॉन दिस एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जैसे कि ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, मैं इसको फोर्स लगा के खींच रहा हूँ, कौन सा फोर्स है, टेंसाइल फोर्स है। अगर मैं इसको दबा रहा हूँ, कौन सा फोर्स है, कंप्रेसिव फोर्स है। तो दिस टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया, कौन सा एरिया लेना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जहाँ पे फोर्स एक्ट करिए, दिस टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया को ही हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। या फिर यहाँ पे सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि स्ट्रेस क्या हो जाएगी, टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया। और इसके लिए क्या हो जाएगा, कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर दो टाइप का आ सकता है। एक को हम बोल सकते हैं कि इसको हम सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेस है, और इसको हम बोल सकते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस है। लॉन्गिट्यूडनल के अंदर भी दो टाइप के स्ट्रेस होते हैं। एक हो जाएगा टेंसाइल फोर्स अपॉन एरिया मतलब टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव फोर्स अपॉन एरिया मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस किसके वजह से डेवलप होती है, अगर टेंजेंशियल फोर्स एक्ट हो रही है तो। टेंजेंशियल फोर्स का मतलब क्या है कि सपोज करते हैं ये एक सॉलिड है, ये सरफेस है, इस सरफेस के टेंजेंशियल, टेंजेंट पे एक पॉइंट पे एक फोर्स एक्ट कर रही है बिल्कुल 90 डिग्री पे, तो ये फोर्स को हम कैसा बोलेंगे, टेंजेंशियल फोर्स या फिर शेयर फोर्स। फॉर एग्जांपल ये एक सॉलिड है, इसका बेस फिक्स है मान के चलते हम, और हम यहाँ से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस फोर्स के वजह से क्या होगा, बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा। इस फोर्स के वजह से क्या होगा, बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो जो स्ट्रेस डेवलप होगी उसको हम बोलेंगे शेयर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक है।
ये सरफेस और ये फोर्स, दिस फोर्स अपॉन दिस एरिया, ठीक है, ये वाली एरिया लेना है आपको। तो स्ट्रेस क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया। ये कौन सा फोर्स है, टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल फोर्स, ठीक है। तो यहां पे कौन सा फोर्स लेना है हमें, टेंजेंशियल, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। ये टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया को ही हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस, इस टाइप से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कैटेगरी है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर बल्क स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर बल्क स्ट्रेस होती क्या है, इसको समझते हैं एकदम सिंपल सा। जैसे हमारे पास कोई एक स्फेयर है, इसको हम पानी में डिप कर दिए, जैसे हम सॉलिड को पानी में डिप करेंगे तो जो लिक्विड है वो लिक्विड उसके ऊपर में फोर्स एक्सर्ट करना स्टार्ट करेगा, और वो जो फोर्स होगा वो फोर्स थ्रू आउट द सरफेस एरिया एक्ट करेगी, ठीक है, थ्रू आउट द सरफेस एरिया। और ये फोर्स का एक खास बात है, ये फोर्स हमेशा 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री टू सरफेस, ये फोर्स हमेशा 90 डिग्री टू सरफेस होगा, ठीक। मतलब ये कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, हमेशा 90 डिग्री होगा, हमेशा 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो इस टाइप के फोर्स को हम थ्रस्ट भी बोलते हैं, ठीक है, इस टाइप के फोर्स को हम थ्रस्ट भी बोलते हैं, THRUST, ठीक। तो यहाँ पे जो स्ट्रेस लेंगे वो कैसा स्ट्रेस होगा, दिस फोर्स, फोर्स अपॉन एरिया। कौन सा एरिया लेना है, पूरा सरफेस एरिया लेना है, पूरा सरफेस एरिया लेना है, ठीक है। और ये फोर्स कैसा है, थ्रस्ट फोर्स है। तो थ्रस्ट अपॉन एरिया को ही हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर बल्क स्ट्रेस को हम चाहे तो प्रेशर भी बोल सकते हैं। अब आपको पता कैसे चलेगा कि ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, टेंजेंशियल स्ट्रेस है या फिर वॉल्यूमेट्रिक या फिर बल्क स्ट्रेस है, आपको पता कैसे चलेगा, ठीक है। अगर बॉडी के लेंथ में चेंज आ रही है, ठीक है, अगर बॉडी के लेंथ में चेंज आ रही है तो आपको समझ लेना है कि वो कौन सा स्ट्रेस, वहां पे कौन सा स्ट्रेस हुआ है, किस स्ट्रेस की वजह से हो रहा है, वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की वजह से। शेयर स्ट्रेस में बॉडी का शेप चेंज हो जाता है, वॉल्यूम सेम रहती है। फिर से बता रहा हूँ, लॉन्गिट्यूडनल में चेंजेस अलोंग लेंथ देखने को मिलेगा। टेंसाइल की वजह से लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, कंप्रेसिव की वजह से लेंथ छोटा हो जाएगा, ठीक है। मतलब चेंजेस अलोंग लेंथ अगर देखने को मिलता है तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट, शेयर स्ट्रेस कैसा पता चलेगा, तो बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा, बॉडी का शेप ही चेंज हो जाता है, वॉल्यूम सेम रहती है, ठीक है। एक तरफ से हम ये भी बोल सकते हैं कि बॉडी का ज्योमेट्री चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन वॉल्यूम सेम रहती है। नेक्स्ट, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर बल्क स्ट्रेस आपको कैसे पता चलेगा, इस केस में ज्योमेट्री सेम रहती है, वॉल्यूम में इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। अगर चेंजेस अलोंग वॉल्यूम देखने को मिल रहा है लेकिन ज्योमेट्री सेम है तो आप समझ जाइए कि वो कौन सा स्ट्रेस है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, ठीक है। फिर से एक बार जल्दी से रिवीजन करते हैं इस टॉपिक को। स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स पर यूनिट एरिया, जी अलग अलग टाइप के फोर्स की वजह से अलग अलग टाइप के स्ट्रेसेस होते हैं, ठीक है। अगर टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स अगर टेंसाइल है, टेंसाइल फोर्स पर यूनिट एरिया को हम लोग बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव फोर्स पर यूनिट एरिया को हम बोलेंगे कंप्रेसिव स्ट्रेस। ये दोनों ही कैटेगरी किसके अंदर है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर आता है। क्यों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के अंदर आता है, क्योंकि ये टेंसाइल फोर्स और कंप्रेसिव फोर्स दोनों ही लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर स्ट्रेस या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगर फोर्स टेंजेंटली एक्ट कर रही है, ठीक है, या फिर शेयर फोर्स है, ठीक है, तो उस केस में जो स्ट्रेस डेवलप होती है उसी को हम बोलते हैं टेंजेंशियल स्ट्रेस या फिर शेयर स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या फिर बल्क स्ट्रेस क्या होती है, अगर फोर्स थ्रू आउट दी वॉल्यूम एक्ट कर रही है, सॉरी थ्रू आउट दी सरफेस एरिया, बॉडी के पूरे सरफेस एरिया पे अगर फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी वजह से बॉडी का शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है। बॉडी का ज्योमेट्री सेम रहेगा, बस उसका वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो वो केस कौन सा है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। इसको मैंने शॉर्ट में यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। अगर हम चेंजेस अलोंग लेंथ देखें तो वो समझ जाना चाहिए वो कौन सा कैटेगरी में है,
वो किस कैटेगरी में आता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस वाले कैटेगरी में आएगा। अगर शेप चेंज हो रही है लेकिन वॉल्यूम सेम है तो शेयर या फिर टेंजेंशियल, ठीक है। अगर ज्योमेट्री सेम है और वॉल्यूम चेंज है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, बल्क स्ट्रेस या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के कैटेगरी में आएगा, ठीक है। ये देखो दोनों एग्जैक्टली उल्टा है, यहाँ पे शेप चेंज हो रही है लेकिन वॉल्यूम सेम है, और यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो रही है, शेप सेम है, ठीक है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या है, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस को हम बोलते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेस की वजह से, उस फोर्स की वजह से बॉडी में क्या चेंज हुई वो हम कहाँ समझेंगे, स्ट्रेन में, ठीक है। तो स्ट्रेन बेसिकली क्या है, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस को हम बोलते हैं स्ट्रेन। और स्ट्रेन को हम लोग क्या से डिनोट, कैसे डिनोट करते हैं, स्ट्रेन को हम लोग इस टाइप से डिनोट करते हैं। तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। इट इज बेसिकली द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज स्ट्रेन, और स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। अगर चेंज इन लेंथ तो यहाँ पे ओरिजिनल लेंथ, अगर यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम तो यहाँ पे ओरिजिनल वॉल्यूम, ओके। इसका कोई यूनिट हो सकता है क्या, फॉर एग्जाम्पल चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, लेंथ लेंथ कैंसिल, मीटर मीटर कैंसिल, कोई यूनिट नहीं है। चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, नीचे भी मीटर क्यूब, दोनों कैंसिल, इसका कोई यूनिट नहीं होता, आपको याद रखना है, ठीक है। कितने टाइप के स्ट्रेन होते हैं, अगर स्ट्रेस हम लोगों ने क्या पढ़ा, स्ट्रेन क्या होती है, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस तो हमारे 3 टाइप के होते हैं, स्ट्रेस हमारे 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल, शेयर या वॉल्यूमेट्रिक। तो स्ट्रेन भी हमारे 3 टाइप के होंगे, कौन कौन सा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन या फिर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और बल्क स्ट्रेन। याद रखना है वॉल्यूमेट्रिक और बल्क एक ही चीज है, शेयर और टेंजेंशियल एक ही चीज है, ठीक है। इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में क्या देखा था हम लोगों ने, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। सेम यहाँ पे अगर सपोज करते हैं ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सॉलिड है, जिसका लेंथ है L, और हमने इसमें टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया। टेंसाइल फोर्स की वजह से क्या होगा, बॉडी में कुछ एलोंगेशन हुआ। नेट एलोंगेशन कितना हो गया, इतना, पहले कितना था ये। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगी इस केस में, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। यहाँ पे कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ में चेंज हो रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ कितना है, डेल्टा L, और ओरिजिनल कितना था, L। ये किसके वजह से हुआ, इस स्ट्रेन को हम चाहे तो हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सॉरी, इस स्ट्रेन को हम टेंसाइल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं क्योंकि टेंसाइल फोर्स की वजह से हो रही है, ठीक है। अगर यही कंप्रेसिव फोर्स होता तो, अगर इसी की जगह अगर कंप्रेसिव फोर्स होता तो, जैसे ये सॉलिड है, इसका ओरिजिनल लेंथ है L, यहाँ पे हम कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। कंप्रेसिव फोर्स की वजह से क्या होगा, लेंथ डिक्रीज होगी। कंप्रेसिव फोर्स की वजह से क्या होगी, इसकी लेंथ डिक्रीज होगी। पहले L था, अब कितना हो गया, कितना डिक्रीज हुआ, ये डेल्टा L, ठीक है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेन क्या हो जाएगी, चेंज इन लेंथ अपॉन, यहाँ पे भी कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है, लेंथ ही हो रहा है, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। बस याद रखना है कि कंप्रेसिव की वजह से ये स्ट्रेन जो होगी वो नेगेटिव होगी क्योंकि लेंथ उसका फाइनली डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, शेयर या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेन, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे ये हमारा एक सॉलिड है, ठीक है, जिसका बेस फिक्स है, इसका बेस को मैंने फिक्स कर रखा है और मैं एक टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। इस टेंजेंशियल फोर्स की वजह से क्या होगा, ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ठीक है। जब फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बेंड हो जाएगा, चलो ये बेंड हो गया इस टाइप से, ठीक है। ये जो एंड था, ये एंड कितना डिस्प्लेस हुआ, पहले यहाँ था अब यहाँ आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, मान के चलते डेल्टा एक्स, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगी, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल, पहले कितना था ये L, इसका लेंथ L मान के चलते हैं, ठीक है। या फिर स्ट्रेन को हम दिखाना चाहें तो ये वाला भी दिखा सकते हैं क्योंकि ये एक 90 डिग्री बन रहा है, देख लीजिए आप, ठीक है। ये डेल्टा एक्स है और ये L है, ठीक है। चेंज यहाँ से यहाँ तक हुआ, पहले यही पॉइंट यहाँ था, उस टाइम उसका लेंथ था L, ठीक है। तो इसी को हम लिखेंगे, अगर मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, डेल्टा एक्स बाय L, ये क्या बता रहा है, ये एक 90 डिग्री ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, और ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा।
परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये आ जाएगा टेन थीटा, ठीक है। तो स्ट्रेन को हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स बाय एल इज इक्वल्स टू टेन थीटा। नेक्स्ट हमें पढ़ना है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन या फिर बल्क स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन किसके वजह से होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की वजह से होता है, ये हमें पता है, ठीक है। सपोज करते हैं जैसे ये पहला इनिशियली ये इसका वॉल्यूम v है, एक सॉलिड है, एक स्फेयर है, उसको हम लोगों ने एक फ्लूइड में डिप किया। इनिशियल उसका वॉल्यूम था v, जब डिप किया तो उसके ऊपर में नॉर्मल फोर्स एक्ट करना स्टार्ट हुआ थ्रू आउट इट्स सरफेस एरिया। इसके वजह से क्या होगा, वो थोड़ा सा श्रिंक कर लेगा। श्रिंक करने की वजह से उसका वॉल्यूम मान के चलते कि अब ये हो गया v डैश हो गया। तो इसमें कौन सा चेंज हुआ? चेंज इन डायमेंशन, मतलब स्ट्रेन चेंज इन डायमेंशन, कौन सा डायमेंशन चेंज हो रहा है? वॉल्यूम चेंज हो रहा है। कितना चेंज हुआ? पहले v था, अब v डैश है, तो चेंज कितना हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। फाइनली ये नेगेटिव क्योंकि डिक्रीज हुआ, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, डेल्टा v बाई v, और ये माइनस साइन लगा सकते हैं क्योंकि फाइनल वॉल्यूम उसका डिक्रीज हो रहा है, फाइनली वो डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज हो रहा होता तो स्ट्रेन पॉजिटिव होती, डिक्रीज हो रहा है बोल के स्ट्रेन नेगेटिव है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है हुक्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या है? बेसिकली ये स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का रिलेशनशिप बता रही है, ठीक है। हुक्स लॉ ये बोलती है कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज़्यादा स्ट्रेन होगा, या फिर ऐसा भी समझ सकते हैं जितना ज़्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा, ठीक है। तो फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन, या फिर सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट। एक लिमिट है, जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व को देखेंगे उस टाइम मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा। बस अभी के लिए आपको इतना याद रखना है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनैलिटी लिमिट, या फिर फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अच्छा, स्ट्रेस, ये प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल हटाने से हमें एक कांस्टेंट डालना पड़ता है के, और ये स्ट्रेन, ये जो के है ये कांस्टेंट है बेसिकली। इस कांस्टेंट को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो के क्या हो जाएगी? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, ठीक है। और ये क्या है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपको इतना समझ में आया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। अब देखो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये कितने टाइप के हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि स्ट्रेस 3 टाइप का है और स्ट्रेन भी 3 टाइप का है, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप का होगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 टाइप का होगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन ले रहा हूँ तो ये हो जाएगा यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मैं यहाँ पे शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन लेता हूँ तो ये हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मैं यहाँ पे बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लेता हूँ तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसी को बोलते हैं हम बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। क्लियर है? ये आगे आके देखेंगे हम लोग, थोड़ी देर में देखते हैं। पहले ये कर्व को समझते हैं। एक्स एक्सिस में मैंने स्ट्रेन प्लॉट किया और वाई एक्सिस में मैंने स्ट्रेस प्लॉट किया, ठीक है। तो हुक्स लॉ क्या बोलती है? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो प्रोपोर्शनल है तो एक स्ट्रेट लाइन जाएगा, लेकिन ये काफी दूर तक नहीं चला जाएगा। अगर मैं स्ट्रेन को इंक्रीज करूं तो स्ट्रेस भी इंक्रीज होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। स्ट्रेस काफी ज्यादा इंक्रीज करने पे स्ट्रेन भी ज्यादा होगा, ऐसा नहीं है। एक लिमिट तक ही ये इस टाइप का वेरिएशन देखने को मिलता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, या फिर इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रेस अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ये जो स्ट्रेट लाइन है, सपोज करो ये 0 है और ये पॉइंट है ए, ठीक है। जो ये एंड है, इस एंड को
हम ऐसा बोल सकते हैं, ये जो एंड आया, इस एंड को, ये पॉइंट जो है ए, ठीक है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी लिमिट आएगी, up to proportionality limit. So stress is directly proportional to strain up to proportionality limit. ठीक है, ये एंड तक। इसके बाद क्या होगा, तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगी, ये थोड़ा सा वेरी करेगा। ओके, अगर हम इसका वेरिएशन देखें तो ये अलग अलग मटेरियल के लिए होता है। ये हो गया आपका प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, इसके बाद आएगा इलास्टिक लिमिट, फिर इस टाइप से ये वेरी होती है। ये कर्व हम अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, इसमें अलग अलग पॉइंट होता है। ये ए पॉइंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, फिर एक आएगा इलास्टिक लिमिट, फिर एक आएगा यहाँ पे यूटीएस अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिर एक आता है फ्रैक्चर पॉइंट। वो सारे पॉइंट हम डिस्कस करेंगे अगले क्लास में स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के लिए। बस अभी आपको इतना याद रखना है कि हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन अप टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। या फिर सिंपली ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर स्मॉल डिफॉर्मेशन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। और स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन लिखने के बाद आपको उसमें एक कांस्टेंट आता है जिसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती क्या है। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी अगर के की वैल्यू देखें तो वो के इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन आ जाएगा। तो स्ट्रेस हमारे तीन टाइप के, फिर से मैं यहाँ पे एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाने से एक कांस्टेंट डालते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा स्ट्रेन, के इज इक्वल्स टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस हमारे तीन टाइप के, स्ट्रेन हमारे तीन टाइप के, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी हमारे तीन टाइप के, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम वही डिस्कस करेंगे। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमारे तीन टाइप के होंगे, क्यों? क्योंकि स्ट्रेस तीन टाइप का है और स्ट्रेन भी हमारे तीन टाइप के, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एक होता है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होती है, अगर मैं यहां पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लूं, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। अगर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन लिखे तो वहां पे जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी उसी को हम बोलते हैं यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ओके, नेक्स्ट, अगर मैं यहाँ पे शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन लिखूं तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इसी को हम बोलते हैं शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। और जिसको हम लोग जी से भी डिनोट करते हैं, इसी को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। इसी को हम मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी भी बोलते हैं। क्या होती है? रेशियो ऑफ शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन, या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन, एक ही बात है। आप इसको टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन टेंजेंशियल स्ट्रेन भी बोल सकते हैं। ओके, एक और होता है जिसको हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम बी से डिनोट करते हैं। ये बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती क्या? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को हम बोलते हैं बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमें समझ में आया कितने हो सकते हैं? तीन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस तीन टाइप के, स्ट्रेन भी तीन टाइप के, और उन दोनों का रेशियो को ही तो हम मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। अगर हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ले तो वो जो रेशियो आएगा उसी को हम बोलेंगे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अगर मैं यहाँ पे शेयर स्ट्रेस अपन शेयर स्ट्रेन या फिर टेंजेंशियल स्ट्रेस अपन टेंजेंशियल स्ट्रेन बोलूँ तो ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है इसी को हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अगर मैं यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अपन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखूँ तो ये जो के है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम बोलेंगे बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, अगर फॉर्मूला लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? y इज इक्वल्स टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स अपॉन एरिया। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ।
ठीक है। यहाँ से एक फॉर्मूला निकल के आता है डेल्टा एल इज इक्वल्स टू, इसी को रीअरेंज करेंगे तो एफ एल अपॉन ए वाई, एफ एल अपॉन ए वाई। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं ये फॉर्मूला से। आपको याद रखना है कि चेंज इन लेंथ एफ एल अपॉन, चेंज इन लेंथ इज इक्वल्स टू एफ एल अपॉन ए वाई। एफ क्या है? फोर्स। कैसा फोर्स? लॉन्गिट्यूडनल फोर्स। हो सकता है वो टेंसाइल फोर्स हो सकता है वो कंप्रेसिव फोर्स है। एल क्या है? ओरिजिनल लेंथ। ए क्या है? क्रॉस सेक्शनल एरिया। वाई क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हर मटेरियल का फिक्स होता है। ठीक है, जिस मटेरियल का यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, ज़्यादा स्ट्रांग है वो, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रांग है, मतलब उसको अगर सपोज करते हैं हमारे पास दो मटेरियल है, ये दो, इसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, इसका यंग्स मॉडुलस कम है। इसका मतलब क्या है? फॉर यूनिट डिफॉर्मेशन, अगर मैं सपोज करो इसको अगर मैं 1 सेंटीमीटर चेंज करना चाहता हूँ और इसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है, तो मुझे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा इसका 1 सेंटीमीटर चेंज करने के लिए। इसका यंग्स मॉडुलस कम है और इसमें 1 सेंटीमीटर का मैं डिफॉर्मेशन चाहता हूँ, मतलब लेंथ या फिर कुछ भी 1 सेंटीमीटर चेंज करना चाहता हूँ, तो मुझे कम फोर्स अप्लाई करना होगा एज कम्पेयर टू इससे। क्यों? क्योंकि इसका यंग्स मॉडुलस ज़्यादा है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा यंग्स मॉडुलस हो उतना अच्छा है। ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रांग होती है। एक फाइन। ठीक है, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के लिए? G विल बी इक्वल्स टू, शेयर स्ट्रेस के लिए क्या लिखा था हम लोगों ने? डेल्टा एक्स बाय एल। और शेयर स्ट्रेन क्या था? सॉरी, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या था? फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या था? डेल्टा एक्स बाय एल। ये यहाँ पे क्या हो जाएगा बल्क मॉडुलस के लिए? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या होती है, जिसको हम प्रेशर बोलते हैं, या फिर फोर्स अपॉन एरिया। और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। ठीक है, इसी को हम चाहे तो B इज इक्वल्स टू वी पी अपॉन डेल्टा वी ऐसा भी लिख सकते हैं। P क्या है? प्रेशर है। या फिर फोर्स अपॉन एरिया भी लिख सकते हैं। फोर्स किस टाइप का होता है? वो थ्रस्ट फोर्स होती है, क्योंकि फोर्स नॉर्मल होती है। ठीक है, अगर रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस करे तो वो क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, खैर वो आने वाले टाइम में देखेंगे, क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तब डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं एनसीईआरटी के। एग्जाम्पल नंबर, जो सबसे पहला एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे ये है एग्जाम्पल नंबर, यहाँ मिस्टेक है, ये एग्जाम्पल नंबर 9.1 होना चाहिए। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 9.1। क्वेश्चन को पढ़ते पहले, अ स्ट्रक्चरल स्टील रॉड हैज ए रेडियस ऑफ 10 मिलीमीटर एंड अ लेंथ ऑफ 1 मीटर। A 100 kilonewton force stretches it along its length. Calculate stress, elongation, strain on the rod. Young's modulus of steel is 2 into 10 to the power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एक रॉड है जिसका रेडियस दे रखा है हमें 10 मिलीमीटर। 10 मिलीमीटर। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हमेशा याद रखना चाहिए हमें एसआई यूनिट में सॉल्व करना है। मिलीमीटर एसआई यूनिट है क्या? नहीं है, तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? रेडियस है 10 मिलीमीटर, रेडियस है 10 मिलीमीटर। अगर मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसी को मल्टीप्लाई कर देना होगा हमें 10 टू द पावर -3 से, 10 टू द पावर -3 से, और मीटर लिखेंगे। इसका मतलब ये हो जाएगा 10 टू द पावर -2 मीटर। रेडियस पता चल गया। ठीक है, और हमें जब भी रेडियस पता चलता है तो हमें एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। पाई का वैल्यू 22/7 ले सकते हैं हम, और रेडियस कितना है? 10 टू द पावर -2। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? 22/7 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया एसआई यूनिट में। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ये जो रॉड है इसका लेंथ है 1 मीटर। ठीक है, लेंथ हमें एसआई यूनिट में दिया हुआ है। 100 किलोन्यूटन फोर्स स्ट्रेचेस इट अलोंग इट्स लेंथ। हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और इसको स्ट्रेच कर रहे हैं। फोर्स कितना है? 100 किलो न्यूटन है। किलो न्यूटन ऐसा यूनिट है नहीं, तो इसको न्यूटन में लिखते हैं। 10 टू द पावर 3 न्यूटन। कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 5 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या पूछा गया? स्ट्रेस।
स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स दे रखा है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये एरिया लेना है हमें, क्रॉस सेक्शनल एरिया, एरिया हमने कैलकुलेट कर रखा है, इन दोनों का रेशियो, फोर्स अपॉन एरिया का रेशियो को हम बोलेंगे स्ट्रेस। तो आइए कैलकुलेट करते हैं जल्दी से, ठीक है। सबसे पहले हमें स्ट्रेस पूछा गया। स्ट्रेस क्या होती है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कितना है, 10⁵ न्यूटन, एरिया πr²। ये क्या हो जाएगा, 7 ऊपर चले जाएगा, 7/22 इंटू 10⁵ 5 + 4 9 हो जाएगा। ये 7/22 मतलब कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 0.318 इंटू 10⁹9। मैं यहाँ से रब कर देता हूँ इसको, ठीक है। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3.18 इंटू 10⁸8। और स्ट्रेस है, स्ट्रेस का यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सेकेंड क्वेश्चन हमें पूछा गया एलोंगेशन, ठीक है। मैंने कुछ टाइम पहले ही आपको बताया था एलोंगेशन, इस स्ट्रेचिंग फोर्स की वजह से बॉडी में एलोंगेशन होगी, ठीक है। ये जो एलोंगेशन है, कितना एलोंगेशन है, तो एलोंगेशन मतलब डेल्टा एल, और इसके लिए मैंने बताया था आपको फॉर्मूला याद रखना है, FL अपॉन AY, FL अपॉन AY, जिसमें F क्या है, फोर्स, फोर्स कितना है 10⁵ न्यूटन, लेंथ कितनी है इसकी 1, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था 22/7 इंटू 10⁻⁻4, और यंग्स मॉडुलस कितना दिया हुआ है 2 इंटू 10⁻11, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करें तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 7/22, ये 2 को भी साथ में लिख लेते हैं 2 इंटू 10⁵5 + 4 और ये -11। 7/22 अभी अभी हम लोगों ने सॉल्व किया था, ये आता है 0.318, नीचे बच गया 2 इंटू 10⁻9 - 11 इज -2, 9 - 11 इज -2। इसको सॉल्व करने से ये आ जाएगा 0.159 इंटू 10⁻⁻2। इसी को चाहे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1.59 इंटू 10⁻⁻3। इसी को हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं 1.59 इंटू 10⁻⁻3। एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ कहीं मिस्टेक तो नहीं है इसमें। 1.59 इंटू 10⁻⁻3 बिल्कुल सही है, ठीक है। ये क्या है, मीटर है। इसी को हम चाहे तो मिलीमीटर में लिखे तो ये कितना आ जाएगा 1.59 मिलीमीटर। तो उस 100 किलो न्यूटन फोर्स की वजह से बॉडी में कितना एलोंगेशन हुआ 1.59 मिलीमीटर, ओके। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया था वो है स्ट्रेन ऑन द रोड, ठीक है। स्ट्रेन कैलकुलेट करते हैं। थर्ड हमसे पूछा गया स्ट्रेन। हमें पता है हुक्स लॉ से स्ट्रेस इज इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या हो जाएगी, स्ट्रेस अपॉन यंग्स मॉडुलस। स्ट्रेस हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, स्ट्रेस कितना है 3.18 इंटू 10⁸8। इंटू 10⁸8 और यंग्स मॉडुलस कितना है 2 इंटू 10⁻11। 3 डिवाइडेड बाई 2, 3.18 डिवाइडेड बाई 2 ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.59 इंटू 10⁻⁻3, 10⁻⁻3। स्ट्रेन है 1.59 इंटू 10⁻⁻3, लेकिन हमें पता है कि स्ट्रेन का कोई यूनिट होता नहीं है, ठीक है। अगर यूनिट नहीं है तो हम क्या करेंगे, उसको परसेंटेज में लिखेंगे। परसेंटेज में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसी को हम 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज में लिखेंगे। तो ये कितना आ जाएगा 1.59 इंटू 10⁻⁻1 आ जाएगा, और यहाँ पे परसेंट आ जाएगा। इसी को चाहे तो हम ऐसा लिख सकते हैं 0.159%, या फिर इसको राउंड ऑफ करके 0.16% लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेन हमेशा याद रखना आपको, स्ट्रेन हमेशा चाहे कोई भी स्ट्रेन हो हम उसको हमेशा परसेंटेज में लिखेंगे। परसेंटेज में लिखने का तरीका क्या है, 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और सिंबल डाल दीजिए, सिंपल सा, ठीक है।
एक और क्वेश्चन है, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 9.2। A copper wire of length 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter, both of diameter 3 millimeter, यहाँ पे diameter दिया हुआ है, are connected end to end. When stretched by a load, the net elongation is found to be 0.70 millimeter. Obtain the load applied. Young's modulus of structural steel is 2 into 10 to the power 11 Newton per meter square and copper का दे रखा है Young's modulus 1.1 into 10 to the power 11 Newton per meter square. देखो यहाँ से एक चीज़ हम यहाँ से ये भी पता लगा सकते हैं कि स्टील ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कॉपर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमें पता है स्टील ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो स्टील का यंग्स मॉडुलस भी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू कॉपर से, मतलब स्टील को स्ट्रेच करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स लगाना होगा एज़ कम्पेयर टू कॉपर से। कॉपर को स्टील से कम फोर्स पे भी कम फोर्स लगाओगे तब भी वो थोड़ा सा एलोंगेट होगा, लेकिन स्टील के लिए एज़ कम्पेयर टू कॉपर ज़्यादा फोर्स लगाना होगा। ये पता चल रहा है हमें यंग्स मॉडुलस से। ठीक है, क्वेश्चन को समझते हैं जल्दी से। एक वायर है कॉपर का, एक वायर है कॉपर का और एक वायर है स्टील का। दोनों एंड टू एंड कनेक्टेड है और दोनों का डायमीटर दे रखा है, सेम डायमीटर है। कितना है? 3 मिलीमीटर। अच्छा, हमें क्या चाहिए होता है? रेडियस चाहिए होता है। रेडियस कितना होगा? 1.5 मिलीमीटर। अच्छा, इसको अगर ऐसा यूनिट में लिखे तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। फाइन। कॉपर की लेंथ दे रखी है 2.2 मीटर, कॉपर का लेंथ है 2.2 मीटर। स्टील का लेंथ दिया हुआ है 1.6 मीटर। ठीक है। व्हेन स्ट्रेच्ड बाय ए लोड, मतलब कुछ फोर्स लगा के हमने इसको स्ट्रेच किया। चलो इधर फोर्स लगा दिया हमने, यहाँ पे भी फोर्स लगा के हमने इसको स्ट्रेच किया। स्ट्रेच करने से क्या हो रहा है? बॉडी में एलोंगेशन हो रही, कुछ कॉपर लंबा हुआ और कुछ स्टील लंबा हुआ। टोटल एलोंगेशन कितना है? 0.70 मिलीमीटर। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। ओके, मिलीमीटर ऐसा यूनिट है क्या? नहीं है, इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं। 0.70 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, या फिर इसको सिंपली ऐसा लिख सकते हैं 7 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर लिख सकते हैं। ये जो एलोंगेशन है ये टोटल एलोंगेशन है। ठीक है। स्टील और कॉपर को दोनों एंड टू एंड कनेक्ट करके हमने स्ट्रेच किया, तो कुछ स्टील एलोंगेट हुआ होगा और कुछ कॉपर एलोंगेट हुआ होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो टोटल एलोंगेशन है, ये टोटल एलोंगेशन किसका किसका है? ये एलोंगेशन ऑफ कॉपर है प्लस एलोंगेशन ऑफ स्टील है। दोनों को मिला के टोटल एलोंगेशन है 7 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर। यहाँ रेडियस हमें दिया हुआ है। अच्छा, रेडियस से हम एरिया निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। एरिया कितना हो जाएगा? तो एरिया को मैं किसी साइड में यहाँ निकालता हूँ एरिया, या फिर नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं। रेडियस हमें पता है, रेडियस है 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। एरिया कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। रॉड है मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा होगा? सर्कुलर। पाई की वैल्यू मैं फिलहाल अभी लेता हूँ 3.14 इंटू रेडियस कितना है? 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने से ये आ जाएगा 3.14, 15 इंटू 15 आ जाता है 2.25 आ जाएगा, क्योंकि पॉइंट के साथ में अगर प्लेस करते हैं, और ये आ जाएगा 10 टू द पावर -6 यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया। ठीक है। अब हम फॉर्मूला देखते हैं। हमने अभी अभी देखा था कि एलोंगेशन ऑफ कॉपर प्लस एलोंगेशन इन स्टील मिला के कितना था? 7 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर था। एलोंगेशन का फॉर्मूला क्या था? FL अपॉन AY। FL अपॉन AY ये किसके लिए? कॉपर के लिए। सेम स्टील के लिए FL अपॉन AY किसके लिए? स्टील के लिए। टोटल कितना है? 7 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है। फोर्स अगर देखा जाए स्टील और कॉपर दोनों के लिए सेम ही है। क्रॉस सेक्शनल रेडियस दोनों का सेम है, या फिर डायमीटर दोनों का सेम है, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया भी सेम है। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से फोर्स और एरिया दोनों सेम है तो मैं कॉमन ले रहा हूँ, बाहर निकाल लेता हूँ। फोर्स अपॉन एरिया, अंदर क्या बचेगा? लेंथ ऑफ कॉपर अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर प्लस लेंथ ऑफ स्टील अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है। यहाँ से वैल्यू पुट करता हूँ। फोर्स अपॉन एरिया, हमें निकालना क्या है? फोर्स निकालना है। लोड अप्लाइड मतलब हमें फोर्स का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखो लेंथ ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? कॉपर की लेंथ दी हुई है 2.2 अपॉन यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है? 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11 प्लस लेंथ ऑफ स्टील
1.6 और यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील 2 इंटू 10 टू द पावर 11, 2 इंटू 10 टू द पावर 11 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10 टू द पावर -4। यहां से हम 10 टू द पावर 11 को कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हैं। फोर्स अपॉन एरिया इंटू 10 टू द पावर 11, यहाँ भी 10 टू द पावर 11 है, यहाँ भी 10 टू द पावर 11, इसलिए मैंने बाहर निकाल लिया। अंदर बचेगा 2.2 डिवाइडेड बाई 1.1 प्लस 1.6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10 टू द पावर -4। ये कितने टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा? 2 टाइम्स में। मैं कैंसिल ही कर देता हूँ, ये 2 हो जाएगा। ये कितना टाइम्स होगा? 0.8। 2 प्लस 0.8 क्या आ जाएगा? 2.8 आ जाएगा। इधर क्या है? फोर्स। इधर क्या है? एरिया इंटू 10 टू द पावर 11 इंटू 2.8 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 10 टू द पावर -4। स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, वरना इसको तो यूं उड़ा दूं क्वेश्चन को। फिर से देखो, फोर्स, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है, तो ये क्या हो जाएगा? एरिया उधर चले जाएगा, 7 इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू एरिया इंटू 10 टू द पावर 11 होल डिवाइडेड बाई 2.8। ठीक है, 7 इंटू एरिया कितना था? एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा था 3.14 इंटू 10 टू द पावर -6, 3.14 एक सीक्वेंस में लिखते हैं, 3.14 इंटू 2.25 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 टू द पावर 11 होल डिवाइडेड बाय 2.8। अगर हम 7 इंटू 3.14 इंटू 2.25 करें तो ये आ जाता है आपका 49.45 इंटू 10 टू द पावर -6। ये -4 गायब हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे -4 को यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, -6 -4 कितना हो जाएगा? -10 प्लस 1 -10 प्लस 1 1 होल डिवाइडेड बाय 2.8। नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं। तो फोर्स का कितना आ गया था अपना? 45.45 इंटू 10 टू द पावर 1 होल डिवाइडेड बाय 2.8, यही था 2.8। इसको सॉल्व करने से ये आ जाएगा 17.6 इंटू 10 टू द पावर 1। इसी को हम लिख सकते हैं 1.76 इंटू 10 टू द पावर 2 या फिर 1.8 इंटू 10 टू द पावर 2। और ये फोर्स है तो इसका यूनिट हो जाएगा न्यूटन। ठीक है, तो लोड कितना अप्लाई कर रहे हैं हम? 1.8 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 2 न्यूटन। इस क्वेश्चन में हमें एलोंगेशन नहीं पूछा हुआ है, इंडिविजुअल एलोंगेशन नहीं पूछा हुआ है। अगर आपसे पूछा होता कि सिर्फ आपको एलोंगेशन इन स्टील बताओ और एलोंगेशन इन कॉपर भी बताओ, तो आप कैसे कैलकुलेट करते? सिंपल सा था, वो भी एग्जाम में पूछ सकता है वो। अगर आपको एलोंगेशन इन कॉपर पूछा होता तो क्या लिखते हैं? FL/AY। फोर्स दोनों के लिए सेम है, लेंथ कॉपर की लेंगे, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉपर, यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर। फोर्स हमें पता है, अभी कैलकुलेट किया, 1.8 इंटू 10 टू द पावर 2। लेंथ ऑफ कॉपर कितना है? 2.2 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया का फॉर्मूला क्या था? 3.πr²। रेडियस को हम लोगों ने कैलकुलेट किया तो 2.25 इंटू 10 टू द पावर -6 आया था शायद, -6 यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर कितनी होती है? यंग्स मॉडुलस ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में? 1.1 इंटू 10 टू द पावर 11। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे आपका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ये लिख सकते हैं हम लोग 0.5 मिलीमीटर एलोंगेशन इन कॉपर।
और सेम यही फॉर्मूला यूज़ करके अगर हम इसको लिखें एलोंगेशन इन स्टील, इसके लिए भी लिख सकते हैं FL/AY स्टील के लिए, ये स्टील 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 स्टील, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 2 × 10⁻⁻⁴ मीटर, या फिर 0.2 × 10⁻³ मिलीमीटर, या फिर 0.2 मिलीमीटर। आप प्लस करके देखो सेम ही है, 0.5 + 0.2 0.7 मिलीमीटर, और टोटल एलोंगेशन क्वेश्चन में दिया हुआ था 0.70 मिलीमीटर। तो आज के इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं, अगली क्लास में हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व से स्टार्ट करेंगे और कुछ अच्छे क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, थैंक यू।